मेरे पास क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने 2021 के लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर कर देख रहे हैं। अभी तक हम पार्ट ए के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही में हमने पार्ट बी के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को सॉल्व कर लिया है। आज हम पार्ट बी के सेक्शन 3 को सॉल्व कर कर देखेंगे। आपको पता होगा कि पार्ट ए का जो सेक्शन 1 है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसको हम सॉल्व करके देख चुके हैं। हमने 2 मार्क्स, 3 मार्क और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए हैं। आज हम 5 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। 5 मार्क के आपके पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं जो आपको 15 मार्क्स देंगे। आउट ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस कैसे हैं और उनमें क्या पूछा गया है। तो ये रहा सेक्शन 3 जिसमें 38 से लेके 39 और 40 3 क्वेश्चंस हैं और 39th क्वेश्चन में और करके यहाँ पर इंटरनल चॉइस दी हुई है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी हुई होगी। चलिए तीनों क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं। सारे ही क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 38th नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक डेटा फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या बोलता है और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम अ डिक्शनरी। सो मुझे डिक्शनरी से डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाना है। यूजिंग डिक्शनरी क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम पर मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 3 ऑपरेशंस यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं। क्योंकि ये टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो ये यहाँ पर ये मार्क्स डिवाइडेड होंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ऐड बोथ दी स्कोर्स ऑफ बैट्समैन एंड असाइन टू कॉलम टोटल। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम है, उसमें बैट्समैन नंबर है, नेम है, स्कोर है, स्कोर 1 एंड स्कोर 2 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐड बोथ दी स्कोर्स, स्कोर 1 और स्कोर 2 को ऐड करना है एंड असाइन टू दी कॉलम टोटल। सो एक टोटल कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन स्कोर्स का सम रखूँगा दोनों को ऐड करके। दूसरा, डिस्प्ले दी हाईएस्ट स्कोर इन बोथ दी स्कोर 1 एंड स्कोर 2 ऑफ डेटा फ्रेम। तो स्कोर 1 में हाईएस्ट स्कोर क्या है, स्कोर 2 में हाईएस्ट स्कोर क्या है, वो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्प्ले दी डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करना पड़ेगा। जब डेटा फ्रेम बन जाएगा तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, तो डेटा फ्रेम हम बनाएंगे, फिर ये तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डेटा फ्रेम बना लेते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली ही बनाकर बताऊंगा डेटा फ्रेम को। तो हम पाइथन फाइल ओपन कर लेते हैं एक। एग्ज़ाम में आपको लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करने मिलेगा, आपको डायरेक्टली कॉपी में लिखना है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस फाइल को मैंने क्लियर कर दिया और हम एक डेटा फ्रेम डीएफ बनाएंगे। यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम का यदि नाम दिया है तो आपको डेटा फ्रेम का वही नाम लिखना है। डेटा फ्रेम बैट्समैन बनाना है, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम जो रहेगा वो बैट्समैन रहेगा। डेटा फ्रेम हम बनाते हैं डेटा फ्रेम से, जो pd डॉट करके बनता है। इसके अंदर मैं डिक्शनरी पास करता हूँ और pd क्या है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। इंपोर्ट पांडास एस pd। यहाँ पर मुझे एक डिक्शनरी देना है। डिक्शनरी में बी नंबर, नेम, स्कोर 1 एंड स्कोर 2 रहेगा। तो एक डिक्शनरी हम यहाँ पर बना लेते हैं। डिक्शनरी में बी अंडर स्कोर नंबर रहेगा। यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में डेटा रहेगा। इसके बाद नेम रहेगा, इसमें भी लिस्ट के फॉर्म में डेटा रहेगा। उसके बाद स्कोर 1 रहेगा।
इसमें भी लिस्ट के फॉर्म में नंबर्स रहेंगे और स्कोर 2 रहेगा, इसमें भी लिस्ट के फॉर्म में डेटा रहेगा। ये सारी ही स्ट्रिंग्स हैं तो ये सिंगल कोट्स में रहेंगी। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। तो बी नंबर में बैट्समैन नंबर रहेंगे 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4। नेम में नेम रहेंगे सुनील पिल्लई, गौरव शर्मा, सुनील पिल्लई, गौरव शर्मा, पीयूष गोयल, इसके बाद कार्तिक ठाकुर। इसके बाद स्कोर 1 में स्कोर्स रहेंगे 90, 65, 70, 80, 90, 65, 70, 80। स्कोर 2 में भी स्कोर्स रहेंगे 80, 45, 90, 76, 80, 45, 90, 76। तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई और उसको मैंने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा फ्रेम बन जाएगा। इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करके भी देख लेंगे। तो पांडास को इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मेरा डेटा फ्रेम बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरा डेटा फ्रेम बन चुका है, जिसमें बी नंबर है, नेम है, स्कोर 1 एंड स्कोर 2 है, और ये इंडेक्सेस हैं, रो इंडेक्सेस हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम सक्सेसफुली बन गया है यूजिंग डिक्शनरी। तो फर्स्ट टास्क मेरा कंप्लीट हुआ। अब परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम पर फॉलोइंग ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। तो इसके लिए भी कुछ मार्क्स डिसाइडेड होंगे। तो आपको क्रिएट करना है डेटा फ्रेम, उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। यदि आप डायरेक्टली ऑपरेशंस ही परफॉर्म करेंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ऐड बोथ दी स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन एंड असाइन टू कॉलम टोटल। एक टोटल कॉलम बनाना है जिसमें स्कोर 1 और स्कोर 2 रहे। तो आप जानते होंगे स्कोर 1 मैं कैसे निकालूंगा। यदि मेरे पास डेटा फ्रेम है बैट्समैन, इसको तो प्रिंट मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसके किसी भी कॉलम को निकालने के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नेम देना पड़ता है। जैसे मुझे स्कोर 1 चाहिए तो स्कोर 1 दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास स्कोर 1 आ जाएगा। सिमिलरली स्कोर 2 चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर स्कोर 2 दूंगा तो स्कोर 2 आ जाएगा। 80, 45, 90, 76, 80, 45, 90, 76। अब मुझे कुछ नया कॉलम बनाना है बैट्समैन में। तो यहाँ पर मैं सिमिलरली जैसे मैं अभी स्कोर 1 और स्कोर 2 निकाला मैंने, वैसे ही यहाँ पर नया कॉलम दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं टोटल दे दूँगा। अगर मैं नया कॉलम दे रहा हूँ और इक्वल करके कोई वैल्यू देता हूँ तो उस वैल्यू का नया कॉलम बन जाता है। तो यहाँ पर नए कॉलम में मैं वैल्यूज़ क्या दूंगा, स्कोर 1 और स्कोर 2 का एडिशन चाहिए मुझे। तो यहाँ पर मैं स्कोर 1 प्लस स्कोर 2 दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नया कॉलम कैसे बनेगा, बैट्समैन टोटल इक्वल टू बैट्समैन स्कोर 1 प्लस बैट्समैन स्कोर 2। अब इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा और बैट्समैन फिर से डिस्प्ले कराऊंगा, तब आप देखेंगे एक टोटल यहाँ पर कॉलम आ गया जो मैंने यहाँ पर लिया था, और वो कॉलम स्कोर 1 और स्कोर 2 का सम होगा। जैसे 90 प्लस 80 इज इक्वल टू 170, 65 प्लस 45 इज इक्वल टू 110। तो इस तरीके से यहाँ पर सम आपको मिल गया। तो फर्स्ट टास्क मेरा परफॉर्म हुआ। सेकंड पर देखते हैं हम, डिस्प्ले दी हाईएस्ट स्कोर इन बोथ दी स्कोर 1 एंड स्कोर 2 ऑफ डेटा फ्रेम। तो मेरे पास जो डेटा फ्रेम है उसमें स्कोर 1 और स्कोर 2 है, उसमें हाईएस्ट स्कोर मुझे पता करना है। तो आपने देखा कि अभी हमने स्कोर 1 को कैसे प्रिंट किया।
स्कोर 1 को प्रिंट करने के लिए हमने स्कोर 1 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में स्कोर 1 लिखा और बैट्समैन में पास किया, तो मेरे पास यहाँ पर स्कोर्स प्रिंट हो गए। यदि मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए तो मैं मैक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसको पास कर दूँगा, तो मुझे मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्स फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा किसी सीरीज़ में से मैक्सिमम स्कोर को निकालने के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं किसी सीरीज़ में से मैक्सिमम स्कोर निकालना चाहता हूँ तो डॉट मैक्स भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पास स्कोर आ जाएगा। ये दोनों ही अलग अलग फंक्शन है। ये जो मैक्स फंक्शन है वो सीरीज़ का मैक्स फंक्शन है और ये जो मैक्स फंक्शन है ये आपके पाइथन का डिफ़ॉल्ट मैक्स फंक्शन है, जो कि आप लिस्ट पर, सीरीज़ पर या किसी भी सीक्वेंस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस में से आप कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा। सिमिलरली आप स्कोर 2 के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, स्कोर 2, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा। यदि आपको नहीं पता है मैक्स फंक्शन क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मैक्स फंक्शन, सीरीज़ मैक्स फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा सेकेंड टास्क भी परफॉर्म हुआ। फर्स्ट टास्क ये था, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट टास्क था। सेकेंड, ये मैक्सिमम स्कोर मुझे पता करना था और स्कोर 2 का भी मैक्सिमम स्कोर पता करना था। तो आप अलग अलग भी इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा सेपरेट करके दो वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। तो स्कोर 1 का मैक्सिमम और स्कोर 2 का मैक्सिमम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो दोनों ही 90 हैं। 90 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब तीसरा टास्क है मेरा टू डिस्प्ले दी डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को डिस्प्ले मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो प्रिंट डेटा फ्रेम, जो कि बैट्समैन है, उसको आप प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। तो ये आपको देगा 5 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39th नंबर क्वेश्चन को। 39th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, आप दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि हम सॉल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एक एसक्यूएल वाला क्वेश्चन है जो कि एसक्यूएल फंक्शंस पर पूछा गया है। तो राइट द एसक्यूएल फंक्शंस विच विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। यहाँ पर 5 मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जो कि 5 मार्क्स के हैं, तो सारे ही क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ ऑफ द करेंट डेट। तो यहाँ पर मुझे मंथ का नेम प्रिंट करना है और करेंट डेट, आज की जो डेट है उसमें कौन सा मंथ चल रहा है वो मुझे प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं MySQL ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर मैं कमांड्स को एग्जीक्यूट करूँगा। तो फर्स्ट कमांड है मेरी, मुझे पता करना है मंथ नेम। तो नेम ऑफ द मंथ, मंथ नेम फंक्शन से होगा। मंथ नेम एक फंक्शन होता है जो किसी भी डेट टाइम एक्सप्रेशन से मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इसको पता करने के लिए मैं सिलेक्ट कमांड में लिखूँगा मंथ नेम। अब यहाँ पर आज की डेट से मुझे मंथ नेम प्रिंट करना है, तो आज की डेट मैं नाउ फंक्शन से निकाल सकता हूँ जो कि एक टाइम स्टाम्प के फॉर्म में देगा डेट टाइम एक्सप्रेशन। आपको नहीं पता है कि मंथ नेम नाउ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, ये डेट टाइम फंक्शंस हैं जिसको हम कवर कर चुके हैं। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इन फंक्शंस को देख सकते हैं। इसको जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा, इस मंथ का नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जो कि अक्टूबर है। अगर आप देखें कि नाउ फंक्शन कैसे काम करता है, नाउ में क्या आता है, तो नाउ के लिए भी आप देख सकते हैं। नाउ मुझे आज की डेट और टाइम देगा, आज इतनी डेट है और इस टाइम पर मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है। अब इस टाइम पर या इस टाइम स्टाम्प पर कौन सा मंथ है जो कि 10 है, वो मुझे मंथ नेम फंक्शन से मिलेगा। तो मंथ नेम में यदि मैं पूरा टाइम एक्सप्रेशन ये दे दूंगा तो मुझे इस मंथ का नेम मिल जाएगा।
सेकेंड क्वेरी क्या करना है मुझे, टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग पैनोरोमा। ठीक है, तो पैनोरोमा एक स्ट्रिंग है जिससे मुझे स्पेसेस को रिमूव करना है, तो यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट, एक फंक्शन होता है ट्रिम, जो कि किसी स्ट्रिंग के दोनों साइड से किसी भी कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो यदि पैनोरामा के both the sided spaces are there, then I can use trim function to remove these spaces। तो यहाँ से spaces अब रिमूव हो जाएंगे। ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे दैट इज फ्राइडे और संडे फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ DOB। तो DOB मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ है जिस पर मुझे पता करना है डे कौन सा है, फ्राइडे है और संडे है या फिर कोई और डे है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे लिखना पड़ेगा सिलेक्ट डे नेम। डे नेम से क्या होता है, जैसे मंथ नेम से मंथ प्रिंट हो जाता है, डे नेम से डे प्रिंट हो जाता है। तो वीक डे कौन सा है वो प्रिंट हो जाएगा। और DOB डेट ऑफ बर्थ से मुझे, एक DOB डेट ऑफ बर्थ है जिससे मुझे पता करना है कौन सा डे है, यहाँ पर DOB पास करूँगा मैं। फिलहाल ये कमांड डेटाबेस में एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि DOB मेरे पास DOB की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपका आंसर यही होगा। DOB की जगह यदि आप आज की डेट दे दें नाउ से, तब आपको पता चल जाएगा आज थर्सडे है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो DOB है, तो आपको यहाँ DOB देना है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है टू डिस्प्ले दी स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम, F नेम आपका फर्स्ट नेम है, फ्रॉम योर होल नेम। तो आपके पास नेम है, उसमें आपको पता करना है कि आपका फर्स्ट नेम किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट पर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन होगा सिलेक्ट इन str आपको बता देता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो कि आपके पास नेम में है और आपको F नेम का पोजीशन पता करना है। तो F नेम की पोजीशन आप पता कर सकते हैं यूजिंग इन str। यहाँ पर आप देंगे किस स्ट्रिंग में आपको पता करना है और किस स्ट्रिंग की पोजीशन पता करना है वो यहाँ पर देंगे। तो ये होगा आपका आंसर। क्योंकि F नेम और नेम एक वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए ये कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आपको आंसर में यही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। यदि इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको बताऊं तो नेम में मैं फुल नेम लग सकता हूं, जैसे मैं लिखता हूं नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम सर्च करता हूं नरेंद्र और एंटर करता हूं, तो आपको 1 यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि नरेंद्र जो नेम है वो फर्स्ट कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर कुछ और स्ट्रिंग सर्च करना चाहूँ मोदी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10th नंबर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है मोदी, तो यहाँ पर ये 10 दे रहा है। तो आपको इन str फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पर। तो 4th नंबर के लिए आप यूज़ करेंगे इन str फंक्शन। अब देखते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन, टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न बिटवीन टू नंबर्स n1 एंड n2। n1 को जब आप n2 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा मैथ फंक्शन जो कि होता है मॉड। तो n1 को जब आप n2 से डिवाइड करते हैं तब आप इस तरीके से देंगे n1 n2, n1 डिवाइडेड बाई n2 होगा और जितना भी रिमाइंडर आएगा आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट कमांड में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। यदि मुझे पूरी कमांड लिखना है तो केवल फंक्शन देने से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए आपको सिलेक्ट कमांड के साथ पूरी कमांड यहाँ पर देनी पड़ेगी। सारे ही फंक्शंस आपने यहाँ पर यूज़ किए, डेट टाइम फंक्शन यूज़ किया, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया, मैथ फंक्शन यूज़ किया। इन सारे ही फंक्शन के लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो पर जाकर वो वीडियो को पहले देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर n1 और n2 वेरिएबल्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दिए गए थे, तो ये आंसर होगा।
लेकिन इसको कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ देना पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ 5 देता हूँ और 2 देता हूँ, 5,2 देने पर 1 रिमाइंडर आएगा। यदि मैं 5,3 देता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपको 4th क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा मॉड फंक्शन को। चलिए अब हम देखते हैं और क्वेश्चन को। और वाले क्वेश्चन में भी आपको एसक्यूएल का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसका नेम सेल्समैन है। तो सेल्समैन टेबल है और उसके बाद आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करना है। सारे ही क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, जो कि 5 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ 5 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिकली ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल को अपने डेटाबेस में बना लेंगे, उसके बाद इन सारी क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हम इस टेबल को बना लेते हैं अपने डेटाबेस में। यदि आपको पता है कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ देख सकते हैं मैं इस टेबल को कैसे बना रहा हूँ। तो मुझे सेल्समैन टेबल बनाना है, तो सेल्समैन टेबल मैं बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं सारे कॉलम्स दूंगा। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, देन एस नेम, सैलरी, बोनस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इन सारे ही कॉलम्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, चूँकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम में स्पेसेस है तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये सिंगल कोड दे सकता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए किस कोड को मैंने दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉलम की डेटा टाइप दे दूँगा। तो सीरियल नंबर कॉलम की डेटा टाइप यहाँ पर कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर कैर 3 साइज़ में दूंगा। उसके बाद नेम में वेर कैर 20 दे देता हूँ मैं। सैलरी इंटीजर है तो सैलरी में मैं इंटीजर दूंगा। उसके बाद बोनस एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो यहाँ पर फ्लोट नंबर है, 4 नंबर्स हैं और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर मैं दूंगा 4,2। के बाद कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक डेट है तो मैं यहाँ पर डेट दूंगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और डेटाबेस में यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेसेस चेक कर लेता हूँ, शो डेटाबेसेस। के बाद मैं किसी डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ, तो यूज़ न्यू डीबी करता हूँ मैं यहाँ पर। SALES है तो यहाँ पर SALES करके इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरी टेबल बन जाएगी। इसको मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ, सेल्समैन। तो ये सेल्समैन टेबल मेरी बन चुकी है। अब मुझे इन सारी ही रोज़ को यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसको मैं एक-एक करके इंसर्ट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इंसर्ट इनटू सेल्समैन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं। ये सारी ही यहाँ से यहाँ तक मुझे सारे ही रोज़ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सारे में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों चीज़ों को भी मुझे सारे ही रोज़ में एंड में लिखना पड़ेगा, तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जो फर्स्ट है वो यहाँ पर कैरेक्टर है, तो ये सिंगल कोट में रहेगा। के बाद कॉमा आएगा, के बाद ये भी सिंगल कोट में ही रहेगा। ये नेम है, के बाद भी कॉमा आएगा, तो यहाँ भी मैं कॉमा दे देता हूँ। ये एक नंबर है तो डायरेक्टली आएगा, इसमें कोट नहीं आएगा, मैं यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसमें भी कॉमा आएगा। इसके बाद डेट्स हैं, तो डेट्स में सिंगल कोट आएगा। यहाँ पर सिंगल कोट दे देता हूँ और सिंगल कोट से मुझे इसको एंड करना पड़ेगा, तो इसको सिंगल कोट से मैं एंड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ही डेट्स को कोट्स में रख दिया है। इसके बाद मैं इन डेट्स को MySQL में जब हम डेट को इंसर्ट करते हैं उस फॉर्मेट में मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं डेट को इंसर्ट करता हूँ तो मुझे कुछ इस फॉर्मेट में डेट देना पड़ती है।
तो हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गई है। सिमिलरली मैं अदर डेट्स को भी इसी फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ। इसको चेंज करने के लिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा नोटपैड प्लस प्लस में, यहाँ से आसानी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। के बाद मैं इन सारी डेट्स को यहाँ से कट करूँगा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिमिलरली मैं इस मंथ को कट करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसके लिए भी मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इन सारे को अब मैं कॉपी करके यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो अब मेरी टेबल बन गई, उसमें डेटा भी आ गया। तो ये मेरी टेबल है जिसमें यहाँ पर डेटा आप देख सकते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इन सारी क्वेरीज को एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले दी सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। तो इस बोनस को मुझे राउंड ऑफ करना है 0 डेसिमल प्लेसेस तक। आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया आपको टेबल बनाना है, आपको सिर्फ इन 5 क्वेश्चंस को लिखना है और क्वेरी इनके लिए लिखना है। टेबल यहाँ पर मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली इन क्वेरीज को बता सकूं। आपको एग्ज़ाम में इन 5 के लिए बस आंसर्स लिखना है। तो फर्स्ट के लिए हम लिखते हैं, इसमें हमको राउंड ऑफ करना है, सेल्समैन का नेम बताना है, डिस्प्ले कराना है और बोनस बताना है। डिस्प्ले कराना है मतलब मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट, अब मुझे यहाँ पर सेल्समैन का नेम चाहिए और उसका बोनस चाहिए, राउंड ऑफ करना है जैसे मुझे 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर मैं बोनस के साथ यूज़ करूँगा राउंड फंक्शन का। राउंड एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि राउंड ऑफ कर देता है आपकी सारी वैल्यूज़ को जो कि डेसिमल प्लेसेस तक रहती हैं, उसको हटा के आपका वैल्यू सिंगल वैल्यू देगा। तो ये किस टेबल से है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्समैन। इसके बाद वेयर में कुछ कंडीशन है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है तो ये मेरी क्वेरी हो जाएगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं राउंड ऑफ हो चुका है बोनस और एस नेम भी आ गया है, सेल्समैन नेम। सेकेंड क्वेरी देखते हैं। अब यहाँ भी डिस्प्ले है तो मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। द पोजिशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन द सेल्समैन नेम्स। तो TA स्ट्रिंग का ऑकरेंस मुझे बताना है, पोजीशन बताना है कि TA कहाँ पर आया है। तो डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले के लिए मैं सिलेक्ट कमांड का यूज़ करूँगा। तो सिलेक्ट, अब मुझे TA की पोजीशन एस नेम में बताना है, सेल्समैन नेम में। तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा instr फंक्शन को। तो instr फंक्शन यूज़ हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में उसकी सब स्ट्रिंग की पोजीशन पता करने के लिए। जैसे मुझे एस नेम एक कॉलम है जिसमें मुझे पता करना है कि TA किस पोजीशन पर है, तो मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट instr। यहाँ पर मैंने कॉलम का नेम दिया और TA किस पोजीशन पर है, उसके बाद मैं दूंगा फ्रॉम किस टेबल से मुझे डेटा चाहिए, सेल्समैन टेबल से चाहिए। उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्ट्रिंग में TA की पोजीशन यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। फर्स्ट में TA 10th नंबर पर है, उसके बाद बाकी यहाँ पर TA नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें TA 10th नंबर पर है, इसमें TA नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें TA नहीं है। वन टू थ्री फोर, इसमें TA आप देख सकते हैं ये है, इसलिए यहाँ पर 4th नंबर पर आया है। तो जिसमें TA होगा वहाँ पर आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा किस पोजीशन पर है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेरी को जो कि है डिस्प्ले दी 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर। तो स्टार्ट करना है मुझे सेकंड कैरेक्टर से और 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। सिलेक्ट
और मुझे प्रिंट करना है 4 कैरेक्टर्स को। तो 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ सब str फंक्शन का। सब str में मुझे sname कॉलम से 4 कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, 4 कैरेक्टर तक प्रिंट करना है। तो सेल्समैन यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ और 4 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिए। तो ये आंसर होगा आपके थर्ड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्प्ले द मंथ नेम फॉर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेल्समैन। तो सेल्समैन की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मुझे पता करना है मंथ नेम। सो मंथ नेम फंक्शन मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट मंथ नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर लिखूँगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम किस टेबल से मुझे यूज़ करना है? सेल्समैन से। तो यहाँ पर सेल्समैन दूंगा, सेमी कॉलन। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चूँकि कॉलम स्पेसेस हैं इसलिए मैं उसको कुछ इस तरीके से दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ही कॉलम्स में कौन कौन सा मंथ है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। तो आप यहाँ पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी कॉलम में स्पेसेस हैं तो आप उसके लिए ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल कोट नहीं है, ये एक डैश साइन है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो डिस्प्ले द नेम ऑफ वीक डे फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो सेम क्वेरी है, यहाँ पर मंथ नेम के लिए मैं यूज़ कर लूँगा मंथ नेम की जगह डे नेम। तो यहाँ पर आपको डे पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा डे था। तो ये हुई हमारी 5 क्वेरीज जो आपको 5 मार्क्स देंगी। यहाँ पर ये हुआ आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर और इसके बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पर आपको डे नेम निकालना है। ये 5 क्वेश्चन 5 क्वेरीज जो आपको 5 मार्क्स देगी। इसके बाद हम देखते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन को। तो 14th नंबर का क्वेश्चन बता रहा है आपको अ कंपनी इन मेगा एंटरप्राइज हैज़ 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग्स एज शोन इन द डायग्राम। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है 14th नंबर भी, और 14th नंबर एक कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 विंग्स दिए हुए हैं। इसके बाद बोल रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस बिल्डिंग्स। वेरियस बिल्डिंग्स के बीच डिस्टेंस दी हुई है। W3 से लेके W1 50 मीटर डिस्टेंस पर है, W3 से W1 50 मीटर पर है, W1 से W2 60 मीटर पर है, W2 से W4 से W4 25 मीटर्स पर है, W4 से W3 170 मीटर्स है, W4 से लेके W3 170 मीटर है। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच विंग। तो डिफरेंट विंग्स में कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, हर एक विंग में कितने कंप्यूटर्स हैं। W1 में 150 कंप्यूटर्स हैं, W2 में 15 कंप्यूटर्स हैं, W3 में 15 कंप्यूटर्स हैं और W4 में 25 कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्यूटर्स इन ईच विंग आर नेटवर्क्ड बट विंग आर नॉट नेटवर्क्ड। तो ईच कंप्यूटर इनसाइड एवरी विंग, ईच विंग आर नेटवर्क, मतलब आपस में कनेक्टेड हैं, बट ईच विंग आर नॉट कनेक्टेड। डिफरेंट विंग्स हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। द कंपनी हैज़ नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स ऑल्सो। तो कंपनी अब विंग्स को कनेक्ट करना चाहती है। तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन बताना है। सारी 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे और ये क्वेश्चन आपको देगा 5 मार्क्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द एबव कनेक्शंस। तो केबल लेआउट मुझे यहाँ पर बताना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आपको एग्ज़ाम में एक ना एक आएगा ही और 5 मार्क का ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट।
तो जो ये डायग्राम है इसके बीच कितनी डिस्टेंस है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है। W1, W3, W2, W4 इनके बीच कितनी डिस्टेंस है वो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। अब आपको केबल लेआउट बनाना है, मतलब आप डिफरेंट विंग्स को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो विंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको पता करना पड़ता है कि सारे ही विंग्स आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो उसके लिए आप यदि सारे विंग्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 वायर्स लगेंगे। एक विंग से लेके दूसरे विंग को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को। तो एटलीस्ट आपको 3 वायर्स लगेंगे, 3 जगह वायरिंग आपको करना पड़ेगी। जैसे अगर मैं ये तीनों को ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो W4 यदि W1 को डेटा सेंड करना चाहता है तो W2 पर भेजेगा डेटा, वो फिर W1 को डेटा भेज सकता है। तो इस तरीके से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो लेकिन आप यहाँ पर कौन से वायर्स चूज़ करेंगे, तो आपको वायर इस तरीके से चूज़ करना पड़ते हैं ताकि मिनिमम लेंथ के वायर में आपकी सारी बिल्डिंग्स कनेक्ट हो जाएं। सबसे पहले आप सबसे मिनिमम लेंथ का वायर यहाँ पर देखिए, सबसे मिनिमम डिस्टेंस किस बिल्डिंग में है वहाँ पर वायरिंग कीजिए। सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस जो है वो है 25, उसके बाद है 50 और उसके बाद है 60। सो एटलीस्ट 3 वायर मुझे चाहिए। तो एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। अब जब आप मिनिमम 3 वायर चूज़ कर लें तब आप देखिए कि आप सारे ही बिल्डिंग्स में एक दूसरे से डेटा भेज सकते हैं या नहीं, या फिर सारी बिल्डिंग आपस में कनेक्ट हो गई हैं या नहीं। तो W3 W1 कनेक्टेड है, W1 W2 और W2 W4। यदि मैं W3 से W4 तक डेटा भेजना चाहता हूँ तो W1 से W2 में भेजूँगा, W2 फिर W4 में डेटा भेज देगी। इसका मतलब सारी बिल्डिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगी यदि मैं इन 3 वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन बाकी के वायर्स को यहाँ से हटा दूँगा। तो ये जो मुझे डायग्राम मिला ये है मेरा केबल लेआउट, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर दी अबव कनेक्शंस। तो सारे कनेक्शंस के लिए मिनिमम डिस्टेंस के मैंने वायर देखे और उनको कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया, यही केबल लेआउट होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन द विंग। तो टोपोलॉजी आपने पढ़ी होगी। तो टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी होती है। अगर मैं इस टोपोलॉजी की बात करूं तो ये आपस में सीरियली कनेक्टेड है। W1 से W3, W3 से W2, W1 से W2, W2 से W4 आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये एक बस टोपोलॉजी के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप सेकंड का आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट का केबल लेआउट आपने देख लिया, सेकंड का आंसर है बस टोपोलॉजी। थर्ड का आंसर क्या होगा, थर्ड हम देखते हैं क्वेश्चन, द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग, सजेस्ट द सुटेबल टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रॉडबैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट देने के लिए। इंटरनेट के लिए आप डायल अप कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो डायल अप कनेक्शन स्लो है, इसलिए फास्ट इंटरनेट के लिए आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन इफ़ द कंपनी वांट्स मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक। कंपनी को नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज़ करना है तो आपको बताना है इन डिवाइसेस को आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, रिपीटर कहाँ यूज़ करेंगे, हब या स्विच कहाँ पर यूज़ करेंगे। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस विथ जस्टिफिकेशन, तो आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हाफ मार्क आपका रहेगा जस्टिफिकेशन के लिए, हाफ मार्क रहेगा इन डिवाइसेस को आप कहाँ प्लेस करते हैं उसके लिए। तो रिपीटर को आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है जो उसके लिए पहला है रिपीटर। तो रिपीटर आप यूज़ करते हैं यदि 2 बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर्स है।
तो इनमें से कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर हो। रिपीटर का यूज़ हम करते हैं क्योंकि सिग्नल हमारा लॉस्ट होने लगता है, तो उसको हम एम्पलीफाई करके फिर से आगे भेज देते हैं। यदि डिस्टेंस 100 मीटर है उसके बाद सिग्नल लॉस्ट होता है। तो यदि हमारी डिस्टेंस लेस देन 100 मीटर है तो हम रिपीटर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ 50 है, यहाँ 60, यहाँ 25, तो नॉट रिक्वायर्ड। आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं क्योंकि 100 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस किसी की भी नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड था स्विच और हब। स्विच और हब आप यूज़ कर सकते हैं सारी बिल्डिंग्स जो आपकी हैं उसके अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो आप इन एवरी बिल्डिंग, तो इन एवरी बिल्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं स्विच या हब फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। डिफरेंट कंप्यूटर्स जो उन बिल्डिंग्स के अंदर हैं उनको आप स्विच या हब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेज इन हिली एरियाज। सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली। अब न्यू दिल्ली में एक ऑफिस है, उसको वो हिली एरियाज़ में कुछ ऑफिस है वहाँ पर कनेक्ट करना चाहता है। तो हिली एरियाज़ में यदि आप कहीं पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बताना है कि इकोनॉमिकली आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो मीडियम हो सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में डिफरेंट वायर्स आ जाते हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल। और वायरलेस में आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट। तो इनके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिली एरियाज़ में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप वायर्ड मीडियम का यूज़ नहीं कर सकते, आपको वायरलेस के थ्रू ही डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब डिफरेंट हम देख सकते हैं कौन कौन सी वायरलेस आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव आप कब यूज़ करते हैं? जब आपको लाइन ऑफ साइट में डेटा भेजना पड़ता है। यहाँ पर जब डेटा ट्रांसमिट आपको सीरियली करना पड़ता है एक लाइन में, तो यहाँ पर हिली एरियाज़ हैं तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास बचा रेडियो वेव और सैटेलाइट। सो रेडियो वेव और सैटेलाइट में से आप क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इकोनॉमिकली आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप रेडियो वेव को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सैटेलाइट आपके लिए इकोनॉमिक नहीं रहेगा तो आप रेडियो वेव के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वायरलेस मीडियम यूज़ करेंगे जो कि रहेगा रेडियो वेव। ये है आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिए पांचों क्वेश्चन और यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर उस डाउट को डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।